प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रुद्र सांझ की क्लास में चला जाता है क्योंकि वो सिर्फ उसी क्लास को लेक्चर देने वाला था। शौर्य रुद्र की धमकी सुन के खुद में ही इंसल्टेड फील करता है। वो अपना फोन निकाल के किसी का नंबर डायल करते हुए चला जाता है। कुछ देर बाद वो जब वापस आता है तो उसके फेस पे एक डेविल स्माइल थी। वो मुस्कुराते हुए अंदर जाता है और अपनी क्लास में चला जाता है। उसकी और सांझ की क्लास सेम थी। वो क्लास में एंट्री करता है और रुद्र को देख के टेढ़ी स्माइल करता है जैसे उसने जंग जीत ली हो। रुद्र उसको ऐसे देखता है जैसे किसी बिन पैदे के लोटे को देख रहा हो। शौर्य उसके बिना भाव के चेहरे को देख के चीर जाता है और क्लास की ओर ध्यान देने लगता है। खुद के लिए बैठने को जगह ढूंढने लगता है और उसकी नजरें सांझ पे जाके रुक जाती है जो अपनी नजरें अपनी बुक में गड़ाए बैठी थी। सांझ की हालत तो ऐसी थी कि वो खुद को पूरी तरह से बुक में छुपा लेना चाहती हो। बस बुक थोड़ी छोटी थी उसके साइज के अकॉर्डिंग। शौर्य रुद्र को एक लुक देता है और सांझ की डेस्क की ओर चला जाता है, लेकिन वहां जाके देखता है तो उसका मुंह बुरी तरह से बन जाता है जैसे किसी ने कड़वे करेले का जूस पिला दिया हो। वो गुस्से से रुद्र को घूरता है, जिसके फेस पे एक टेढ़ी स्माइल थी। रुद्र जानता था कि शौर्य जरूर सांझ के करीब जाने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने क्लास में आते ही एक डेस्क को तोड़ के हाफ कर दिया था जिससे उस पे सिर्फ एक ही इंसान बैठ पाए, और उस पे सांझ को बैठा दिया था। सांझ को ये सब बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो दोनों उसके लिए ऐसे लड़ाई कर रहे थे। सांझ को ये सब बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसे नहीं पता था कि सिर्फ 2 ही दिन में उसकी जिंदगी की बैंड बज जाएगी। वो ना ही रुद्र को देख रही थी ना ही शौर्य को, पर पूरी क्लास उसको जरूर देख रही थी। सांझ का तो डूब जाने का मान कर रहा था। शौर्य दांत पिसता हुआ दूसरी डेस्क पे जाके बैठ जाता है। वो बार बार अपने फोन को चेक कर रहा था। रुद्र पढ़ाने लगता है, लेकिन उसकी नजर बराबर सांझ पे बनी हुई थी। उसका मन था कि वो एक बार उसकी ओर देखे, लेकिन सांझ तो डर से कांप रही थी। बस वो तो घर भागने की फिराक में थी। कुछ देर बाद लेक्चर खत्म होता है और सांझ चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसे लगा था कि अब रुद्र वहां से चला जाएगा। लेकिन जल्द ही उसके अरमानों पे पानी फिर जाता है जब उसको पता चलता है कि आज से रुद्र ही उनका परमानेंट टीचर होगा और वो एक लेक्चर नहीं बल्कि उनके सारे लेक्चर वो ही अटेंड करेगा। ये सुनते ही सांझ जोर से चीखती है, आप मेरे ऊपर इतना अत्याचार नहीं कर सकते। सांझ के चीखने से सब उसको ही देखने लगते हैं, लेकिन सांझ को तो अभी किसी भी तरह से रुद्र को क्लास से बाहर करना था। वो बच्चों की तरह भागते हुए उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसको क्लास से बाहर खींचने लगती है, लेकिन रुद्र टस से मस भी नहीं होता। सांझ उसको धक्का लगाते हुए कहती है, तुम आतंकवादी मुझ छोटी सी बच्ची पे इतना जुल्म नहीं कर सकते। निकलो मेरी क्लास से, मैं तुम्हें पूरा दिन नहीं झेल सकती समझे तुम। इसलिए इज्जत से निकल जाओ, वरना मेरे पास क्रेन वाले अंकल का भी नंबर है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र अपनी एक आईब्रो ऊपर करके अपने सामने खड़ी उस बेवकूफ लड़की को देखता है जो बच्चों की तरह उसको क्लास से बाहर करने पे तुली थी। पूरी क्लास सांझ की इस बच्चों वाली हरकत पे हंसने लगती है, लेकिन सांझ को तो रुद्र के अलावा और कुछ ना दिखाई दे रहा था ना सुनाई दे रहा था। रुद्र एकदम से उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है और उसे अपने पास खींचता है। सांझ का हाथ रुद्र के कंधे पे चला जाता है और वो रुद्र से बिल्कुल ही चिपक जाती है। उसकी धड़कनें शोर करने लगती है। पूरी क्लास उनको ऐसे देख के आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है और शौर्य का खून खोलने लगता है। उसकी मुठियां बंद हो जाती है। रुद्र सांझ को पीछे ले जाते हुए दीवार से लगा देता है और खुद बिल्कुल उसके पास खड़ा हो जाता है। सांझ की सांसें उसके इतने पास होने से ही अटक जाती है। उसकी छोटी छोटी आंखें बंद हो जाती है। माथे पे पसीना आ जाता है। सांझ को रुद्र से अभी हद से ज्यादा डर लग रहा था। रुद्र उसको कांपते देख हल्के से मुस्कुराता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, और उसकी ओर झुकते हुए कहता है, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम्हें झेलना तो मुझे सारी जिंदगी पड़ेगा।
इसलिए जितनी जल्दी मेरी आदत डाल लोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रुद्र सांझ के साथ बात करने में बिजी था कि शौर्य, जिसका खून ज्यादा उबाल मार रहा था, वो गुस्से से उनकी ओर बढ़ता है और रुद्र की शर्ट की कॉलर पकड़ के उसको पीछे करता है और उसको मारने के लिए पंच बनाता है। लेकिन वो उसको मार पाता उससे पहले ही रुद्र उसकी गर्दन पकड़ के उसको हवा में उठा देता है। शौर्य खुद को छुड़वाने लगता है, लेकिन रुद्र का चेहरा पूरा काला पड़ चुका था। सांझ की तो सिट्टी पिटी गुम हो जाती है। उसको अभी रुद्र के हाथ में यमराज वाला चाबुक और सिर पे उनका मुकुट दिखाई दे रहा था और पास ही में उनका भैंसा भी खड़ा था जो कभी भी शौर्य को अपने साथ ले जा सकता था। पूरी क्लास में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि शौर्य को रुद्र से छुड़वा सके। शौर्य रुद्र के सामने कुछ भी नहीं था। आज लोग रुद्र की पर्सनैलिटी देख के ही डर जाते थे, लेकिन शौर्य ने गुस्से में होश खो दिया था। सांझ तो डर से रुद्र के पीछे ही दुबकी हुई थी। उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि रुद्र को शांत करवा सके, उसके हाथों से शौर्य को छुड़वा सके। सांझ चुपचाप उसके पीछे ही खड़ी रहती है, क्योंकि अगर उसने कुछ भी किया तो अगला नंबर उसका ही आने वाला है। ये उसको साफ पता चल रहा था। कुछ ही सेकंड में पूरा कॉलेज ही वहां इकट्ठा हो चुका था। प्रिंसिपल भी साइड में दुबकी हुई थी। सारे स्टूडेंट्स और टीचर ये नजारा देख रहे थे। रुद्र शौर्य को गुस्से से नीचे पटक देता है और फिर उसके पास झुकते हुए उसके जबड़े को कस के दबाते हुए कहता है, आज ये गलती कर दी है, आगे से मत करना वरना कभी कुछ करने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि मैं शरीफ बिल्कुल नहीं हूँ। जितना मुझसे दूर रहोगे उतना फायदे में रहोगे, समझे। रुद्र अपनी बात खत्म करता है और एक जलती निगाह सब पे डालता है। उसके बाद सांझ का हाथ पकड़ के उसको लगभग खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। सांझ उसके साथ लगभग घसीटते हुए जा रही थी, क्योंकि एक तो रुद्र इतना लंबा बिजली का खंबा था, ऊपर से गुस्से में और दानव बना हुआ था। सांझ भी चुपचाप उसके पीछे जा रही थी। शौर्य कुछ देर में खुद को संभाल के खड़ा करता है और आसपास एक नजर डालता है। उसकी इतनी बेइज्जती आज तक नहीं हुई थी। वो प्रिंसिपल के पास जाके कहता है, वो मेरे साथ इतना सब करते रहे और आपने कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। अब आप देखिए कि मैं आपके साथ क्या करता हूँ। शौर्य जाने लगता है कि प्रिंसिपल उसको रोकते हुए कहती है, देखो शौर्य, तुम उनसे दूर रहोगे तो ही बेहतर है, क्योंकि उनका मैं तो क्या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उनसे दूर रहो और सांझ से भी, क्योंकि अभी तुम उनसे वाकिफ नहीं हो। शौर्य गुस्से से वहां से चला जाता है और बाकी सब भी धीरे धीरे चल जाते हैं। शौर्य अपनी कार लेके सीधे कॉलेज से बाहर चला जाता है। रुद्र सांझ को अपनी कार के पास लाता है और उसको बैठा के कॉलेज से निकल जाता है। वो अभी भी गुस्से से लाल हो रखा था। सांझ तो चुपचाप एक कोने में दुबकी बैठी थी। उसकी कुछ बोलने की तो दूर, रुद्र की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। रुद्र फुल स्पीड से अपनी कार को मनाली की सड़कों पे दौड़ा रहा था। उसकी कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि आसपास की चीज एक सेकंड में ही पीछे छूटती दिखाई दे रही थी। रुद्र हद से ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि आज तक किसी ने उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की थी और उस नादान लड़के ने उसकी कॉलर पर हाथ डालने की जरूरत कर दी थी। रुद्र गुस्से में एकदम से जोर से कार के ब्रेक लगाता है और कार जोर की रगड़ की आवाज से बीच सड़क पर रुक जाती है। रुद्र अपने साइड में बैठी हुई सांझ की तरफ एक नजर डालता है, जिसकी डर से आंखें बंद थी, और एक झटके में उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लेता है और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उस पे अपना गुस्सा निकालने लगता है। रुद्र गुस्से में सांझ के होठों को लगभग चबा रहा था। सांझ को हद से ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो बिना कुछ बोले चुपचाप ही रुद्र के टॉर्चर को सही जा रही थी। करीब 25 मिनट के बाद रुद्र का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो सांझ को खुद से रिहा कर देता है। सांझ रुद्र के छोड़ते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और खुद को शांत करने लगती है। रुद्र उसे शांत करवाता है और पानी की बोतल लेकर उसे पानी पिलाता है। सांझ के शांत हो जाने पर उसे लेकर घर की तरफ निकल जाता है। क्या करेगा रुद्र शौर्य के साथ? किस हद तक जाएगा वो अपने जुनून में?
जानेंगे हम आगे। शौर्य अपनी इतनी बेइज्जती करवा के घर पहुंचता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो घर आते ही सब चीज तोड़ने फोड़ने लगता है। शौर्य गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने उससे नजर मिलाने की भी कोशिश नहीं की थी, और आज पूरे कॉलेज के सामने उसकी इतनी इंसल्ट हो चुकी थी। लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थी, लेकिन आज जब उसे कोई लड़की पसंद आई तो उसने भाव नहीं दिया और ऊपर से उसके लिए इतनी बेइज्जती भी वो करवा लिया। शौर्य के तोड़ने फोड़ने की आवाज से उसकी मॉम अवनी मित्तल अपने रूम से बाहर आके देखती है तो उनके बेटे का चेहरा उतरा हुआ था। अवनी जी परेशान सी शौर्य के पास जाके पूछती है, क्या हुआ शौर्य, तुम इतने परेशान क्यों हो? और क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? क्या हुआ है बेटा, बताओ तो जरा मॉम को क्या हुआ है? शौर्य गुस्से से पास ही रखा वाश उठा के फेंकता हुआ कहता है, मुझे सांझ चाहिए, किसी भी कीमत पे। वो मुझे पूरी तरह से चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अवनी जी परेशान सी उसको शांत करवाते हुए कहती है, बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे पूरी बात तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है। मुझे सब बताओगे तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी, और ये सांझ कौन है? उद्धरण चिन्ह। शौर्य हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाता है और अपनी मॉम को कॉलेज में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बता देता है। शौर्य पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। वो अपनी माँ के पैरों में बैठते हुए कहता है, मॉम अगर आप भी सांझ को देखेगी ना तो आप भी पागल हो जाएंगे। मॉम सांझ ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसकी जोड़ी सिर्फ आपके बेटे के साथ ही बननी चाहिए। मुझे किसी भी तरह से सांझ चाहिए। आप डैड से बात कीजिए, उसका पता लगाए। मैंने डैड के पीए को बोला भी था सांझ के बारे में पता करने के लिए, लेकिन उसने भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। मॉम आप तो अपने बेटे से प्यार करती है ना, प्लीज अपने बेटे के लिए सांझ ला दीजिए। अवनी जी शौर्य को शांत करवाते हुए कहती हैं, शौर्य तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ और सांझ को भी मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। तुम परेशान मत हो बेटा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। तुम्हारी माँ ने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं टाली है तो फिर ये कैसे टालूंगी? मैं तुम्हारी हर विश पूरी करती हूँ ना, तो ये भी करूंगी। शौर्य अपनी मॉम की बात सुनकर खुश हो जाता है और उनके पैरों से ही लिपट जाता है। शौर्य अपनी मॉम की गोद में सर रख के सांझ के बारे में सोचने लगता है। वो संकी की तरह बिहेव कर रहा था। अवनी जी शौर्य के डैड अमर मित्तल के पीए के पास कॉल करती है और फोन स्पीकर पे डाल देती है। कुछ ही देर में कॉल अटेंड होता है और सामने से आवाज आती है, गुड नून मैडम, बताएं मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। अवनी जी थोड़ा गुस्से से कहती है, मिस्टर सुभाष लगता है आपको अब अपनी जॉब से ज्यादा प्यार नहीं रहा। आपका दिल भर गया है या फिर आपने कुछ ज्यादा ही पैसे कमा लिए हैं? सुभाष जी डरते हुए कहते हैं, ये क्या बोल रही है मैडम, आप मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अवनी जी गुस्से से जवाब देती है, शौर्य ने आपको कोई काम दिया था, वो अभी तक पूरा क्यों नहीं किया आपने? सुभाष जी डरते हुए जवाब देते हैं, मैडम मैं छोटे सर को कोई इन्फॉर्मेशन तो तब देता जब मुझे कुछ पता चलता उस लड़की के बारे में। मैंने सारे सोर्सेज लगा दिए लेकिन हमें उसका पूरा नाम तक नहीं पता चला। मैंने कॉलेज से भी उसका रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। आप ही बताए फिर मैं क्या ही जवाब देता। उस लड़की के पीछे जरूर कोई पावरफुल इंसान है जो उसकी इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा है, इसलिए हम कुछ पता नहीं कर पाए। शौर्य गुस्से से फोन को कस के अपने हाथों में पकड़ते हुए कहता है, सुभाष जी डैड पूरे मनाली के सबसे पावरफुल इंसान है, उनसे से पावरफुल और कोई भी नहीं है यहाँ। फिर कौन होगा उसको बचाने वाला? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी कामचोरी छुपाने को ऐसे बोल रहे हैं? अगर ऐसा है तो कल से आपको ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है। सुभाष जी अपना बचाव करते हुए कहते हैं, छोटे बॉस मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे सच में कुछ पता नहीं चला। सुभाष जी बोलते रह जाते हैं और शौर्य गुस्से से फोन तोड़ के अपने रूम में चला जाता है और उसकी मोम उसे रोकते रह जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता। रुद्र सांझ को लेके अपने घर पहुंचता है।
वहाँ काफी सारी कारें खड़ी थी। रुद्र कार देख के परेशान हो जाता है। वो एक नज़र सांझ को देखता है जिसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। वो सांझ को खुद को ठीक करने को कहता है। सांझ बिना उसकी ओर देखे ही खुद को ठीक करने लगती है। हालांकि उसके होठ सूजे हुए थे जिनका कोई इलाज था नहीं उसके पास। सांझ आसपास मामा मामी को देख के डरते हुए बाहर आती है। रुद्र सांझ को लेके अंदर जाता है तो सामने ही उसे अपनी पूरी फैमिली बैठी दिखाई देती है। मामा मामी भी वही बैठे थे। उनको देख के सांझ परेशान हो जाती है और रुद्र से अपना हाथ छुड़वाने लगती है। रुद्र उसको घूर के देखता है और फिर उसको ऑर्डर देते हुए कहता है, अंदर जाके सबसे अच्छे से मिलो और उनका आशीर्वाद भी को। गॉट इट। उद्धरण चिन्ह। सांझ डरते हुए हाँ में सिर हिला के अंदर चली जाती है। उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो अभी तक ऐसे किसी से नहीं मिली थी। वो डरते हुए अंदर जाती है और सबकी नजरें उसी पे टिक जाती है। सबको ही सांझ पहली ही नजर में मासूम लग जाती है। सांझ डरते हुए सबके पास जाती है और बारी बारी से सबके पैर छू के आशीर्वाद लेती है। सब खुशी से उसको आशीर्वाद देते हैं। वहाँ सिर्फ रुद्र के भाई और बहन नहीं थे, वो किसी काम से आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। दादाजी सांझ को अपने पास बुलाते हैं और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेर के कहते हैं, बेटा ये नालायक आपको ज्यादा परेशान तो नहीं करता है, अगर करता है तो मुझे बताए। दोनों दादा पोती मिलके खबर लेंगे इसकी। उद्धरण चिन्ह। दादाजी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें लगा था कि रुद्र ने सांझ को सब समझा दिया होगा। लेकिन ये सुन के रुद्र की आंखें छोटी हो जाती है। वो एक बार सांझ को घूरता है फिर अपने दादाजी को, जो बहू के मिलते ही पार्टी बदल लिए थे। रुद्र दादाजी की बात से परेशान हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो दादाजी को कैसे रोके। लेकिन सांझ को तो ही एक उम्मीद मिल जाती है जैसे अमृत मिल गया हो। वो रुद्र को घूर के देखती है और फिर दादाजी को देख के बच्चों की तरह पाउट बना के हाँ में सिर हिला देती है। सांझ मुंह बनाते हुए रुद्र को घूर के देखती है और फिर दादाजी को देखते हुए कहती है, दादाजी सर मुझे बहुत परेशान करते हैं। पूरा दिन बस उनको मुझे डराना होता है। एक तो दिखते राक्षस जैसे है, ऊपर से हरकतें भी चिमकांडी जैसी है। पूरा दिन मुझे रुलाने के अलावा और कोई काम नहीं है इनके पास। बस मुझ पे ऑर्डर चलाते रहते हैं, जैसे मैं इनकी गुलाम और ये मेरे बॉस हो। इनको अकल तो एक पैसे की भी नहीं है। आप बताओ मेरी जैसी क्यूट इनोसेंट बच्ची को कोई ऐसे डांटता है? लेकिन नहीं, इनको तो बस बहाना चाहिए होता है मुझे सुनाने का। और बहुत बार तो उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की है, जबरदस्ती की। उद्धरण चिन्ह। सांझ इतना ही बोल पाती है कि रुद्र उसको रोक देता है और सबके लिए नाश्ता लाने को कहता है। क्योंकि उसकी पागल वाइफ का कोई भरोसा नहीं है, वो अभी दादाजी के सामने किस वाली बात उगल देती। सांझ को याद आता है कि उसने किसी को चाय नाश्ता तो पूछा ही नहीं। वो जल्दी से सबके लिए कुछ बनाने को किचन में भाग जाती है। उसको जाते देख रुद्र अपने दांत पीस लेता है कि वो लड़की सच में उसे पागल कर रही थी। दादाजी रुद्र को घूर के देखने लगते हैं। रुद्र दादाजी से बचने के लिए अपने फोन निकाल के जबरदस्ती कान के लगाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रुद्र कमरे में आकर सांझ को कॉल करता है और सांझ की कॉल अटेंड करते दांत पीसते हुए कहता है, बहुत जुबान चलने लगी है ना तुम्हारी। दादाजी से मेरी शिकायत कर रही थी ना, तुम्हारे सारे शिकायत में रात को दूर करता हूँ। आज के बाद तुम कुछ बोलने लायक नहीं बचोगी। सांझ जो कि सबके लिए चाय बना रही थी। रुद्र की धमकी सुन के उसके हाथ से फोन गिर जाता है और वो अपना माथा पीट लेती है। वो कैसे भूल सकती थी कि वो इंसान आतंकवादी है और कभी भी उसको बम से उड़ा सकता है। क्या करने वाला है रुद्र सांझ के साथ? सबके वहां जाने से क्या धमाका होगा सांझ की जिंदगी में, जानेंगे हम आगे। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।